अब जाहिर सी बात है 2024 का इलेक्शन आने वाला है और 2024 के इलेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब जब 100 साल पूरे होने वाले हैं, आप शताब्दी पे कुछ बड़ा करना चाहेंगे और वो बड़ा करने के लिए आपकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में, और वो सरकार बनाने के लिए आपको मोबिलाइजेशन चाहिए लोगों का। अब मोबिलाइजेशन कैसे होगा? मोबिलाइजेशन का दो आधार है, या तो आपने जनता के लिए कुछ किया हो और साफ साफ दिखता है कि जनता के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो आप कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे जो पर्दे के रूप में काम करेंगे। जैसे आप हिंदू बोलेंगे, मुस्लिम बोलेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम भीम है। क्या कहेंगे जिस तरह से प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? कल रात से ही मतलब यहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, अपनी बात रखने का इस देश का संविधान सबको अधिकार देता है और सब लोग बातें रखते हैं। हो सकता है 140 करोड़ की आबादी है, तो 140 करोड़ की आबादी में कोई किसी को कुछ बोलता होगा, किसी की भावना आहत हो जाती होगी। मतलब यहाँ पे मैं हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ, जब ना किसी की बात से किसी ना किसी की भावना आहत हुई है, तो क्या आप उन सारी भावनाओं को लेकर के या आहत भावनाओं को लेकर के आप क्या केस करने के लिए तैयार हैं? आए दिन राजस्थान, हरियाणा में दलितों पर कई बातें बोली जाती हैं। आप जाइए, आम भाषा में जो बोला जाता है वो नहीं बर्दाश्त होता है लोगों को, पर क्या आप तैयार हैं? कोई अगर कह दे कि मेरी भावना आहत हुई है, तो आप क्या केस करेंगे उस पर? जैसे मेरी भावना आहत हुई थी जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। मतलब मैं मास्टर्स कर चुका था, नेट कर चुका था, मेरे को पढ़ाने के लिए जॉब चाहिए थी, मेरी भावना आहत हुई थी, तो क्या कोई वकील मेरा केस लड़ेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ? मेरी भावना आहत हुई है, उन्होंने मेरी भावना को आहत किया। ऐसे करोड़ों मज़दूरों को भावना को आहत किया उन्होंने। जब लॉकडाउन लगा, बहुत सारे मज़दूर मरे, बहुत सारे लोग को बिना इलाज के मरे, बहुत सारे लोग भूखे पैदल चल के मरे, तो वो देख करके भी मेरी भावना आहत हुई थी। और उस दौरान फिर प्रधानमंत्री और बाकी बीजेपी के मंत्रियों का ये वक्तव्य आना कि कोई मरा ही नहीं है, तो मेरी भावना को आहत किया था। तो सारे मंत्रियों पे आप एफआईआर करेंगे? क्या मेरी भावना का इतना कदर किया जाएगा इस लोकतांत्रिक देश में? सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा था? हम कब इतना इनटॉलरेंट हो गए कि हमको किसी की बात से हमको बुरा लगने लगा, और इतना बुरा लगने लगा है मतलब कि हाइट ये हो गई है कि हम उस पर केस करने तक के लिए आमादा हो गए हैं। तो इसका मतलब कि आपने एक ऐसा समाज बना दिया है पिछले 8 सालों में जिसपे किसी की भी भावना कुछ भी बातों को लेकर के आहत हो सकती है। आए दिन आप कमेंट मारते किसी भी दूसरे समुदाय पे, मतलब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, हो सकता है कि मेरे माइक से ही बोलने पे कोई हो सकता है कि यार दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले और उसकी भावना आहत हो जाए, मेरे पे मुकदमा हो जाए, संभावना है इसकी। पर कब इतने इंटॉलरेंस हो गए हम? इसी देश में जाने भी दो यारो जैसी मूवी बनी है, आप देखिए ना, महाभारत पे सटायर है, आप वो मूवी जाके देखिए। क्या आप इस तरह की बातें अभी कर सकते हैं? हम कब झगड़ने लगे आपस में? इतना तो नहीं था कभी। क्या लगता है आपको जो कार्रवाई हुई है ये दिल्ली पुलिस ने जो इसे संवैधानिक मानते हैं आप या असंवैधानिक मानते हैं? क्या संविधान में बोलने का अधिकार है? अगर संविधान में बोलने का अधिकार है तो ये गैर संवैधानिक है। और मैं जानना चाहूँगा कि जिन वकील ने भावना आहत होने का आरोप लगाया है, वो वकील क्या बाकी लोगों की भी केस उठाने के लिए तैयार है? अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वो जिंदल करके, मुझे नहीं मालूम है कौन है वो, करेंगे। अगर मैं अपना केस दर्ज करवाऊंगा किसी मंत्री के ऊपर, तो वो क्या मेरा केस लड़ने के लिए तैयार होंगे? या बहुत सारे लोगों का केस लड़ने के लिए तैयार होंगे? तो ये तो अगर संविधान अधिकार बोलने का दे रहा है तो प्रोफेसर रतन लाल जब मीडिया से हुए तो उन्होंने कहा था कि मुझे टारगेट कर डर का माहौल पैदा करने की कोशिश। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल है, और इसका एक आप ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे, उसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, और वो ऐतिहासिक संदर्भ यही है कि पिछले 8 सालों में जब से बीजेपी पावर में आई है, उन्होंने कई सारे वादे किए। उन वादों में बेरोजगारों को रोज़गार देना था, जिनको इलाज नहीं मिल रहा है इलाज देना था, ठीक है, खाना पहुंचाना था, घर देना था, टॉयलेट पे खाना, सब, पानी देना था, बहुत सारे इश्यूज़ थे। उन इश्यूज़ पे ये लोग कुछ काम नहीं कर पाए। अब जाहिर सी बात है 2024 का इलेक्शन आने वाला है और 2024 के इलेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2025 में आरएसएस को
100 साल पूरे होने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अब जब 100 साल पूरे होने वाले हैं, आप शताब्दी पे कुछ बड़ा करना चाहेंगे और वो बड़ा करने के लिए आपकी सरकार होनी चाहिए केंद्र में, और उस सरकार बनाने के लिए आपको मोबिलाइजेशन चाहिए लोगों का। अब मोबिलाइजेशन कैसे होगा? मोबिलाइजेशन का दो आधार है, या तो आपने जनता के लिए कुछ किया हो और साफ साफ दिखता है कि जनता के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो आप कुछ ऐसे मुद्दे लेकर के आएंगे जो पर्दे के रूप में काम करेंगे। जैसे आप हिंदू बोलेंगे, मुस्लिम बोलेंगे, राजनीति है या पर्टिकुलरली कुछ लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं? हाँ, इसके पीछे पर्टिकुलर लोग ही है जो टारगेट कर रहे हैं। सीधा सीधा हम ये कहें कि बहुत सारे हिंदू आउटफिट है, आरएसएस है, आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे संगठन हैं जो अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं मानते हैं, पर अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं, और उनका ये इस तरह की चीज़ों को मेन मुद्दों से भटका करके अगर मेन मुद्दे पे अगर बात होगी तो उससे आरएसएस को भी दिक्कत है। आरएसएस को कैसे दिक्कत है मैं ये बताता हूँ। अगर मेन मुद्दे में बात होगी तो फिर सवाल तो, क्योंकि बीजेपी आरएसएस की पार्टी है ना, लोग तो सवाल फिर आरएसएस भी करेंगे कि आप तो भैया हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, दैन दिन के मुद्दे हैं, तेल महंगा हो गया, नींबू महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, दाल आदमी ठीक से नहीं खा पा रहा है, साफ पानी नहीं पा रहा। बड़ा शर्म की बात है कि पिछले कई सालों में 6 करोड़ लोग गंदा पानी पी के मरे हैं। तो इन मुद्दों पर जब बात होगी तो जाहिर सी बात है आरएसएस भी गिरेगा, और आरएसएस साथ साथ जो हिंदू की धर्म की राजनीति खेलते हैं वो भी गिरेगा। तो आप इन मुद्दों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट की सीट पर जब संविधान की प्रतियां जलाई जाती है, जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उसको क्या कहेंगे? एक तरफ संविधान का अपमान है, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में इतनी जल्दी गिरफ्तारी और तुरंत एफआईआर भी हो जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। इनफैक्ट संविधान की प्रतियां जलाई गई, उसी जंतर मंतर से, पार्लियामेंट स्ट्रीट से एक विशेष धर्म के बारे में तरह तरह की गालियाँ दी गई। आपने कितने एफआईआर किए मैं जानना चाहूँगा उसके लिए। आपने कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने जलाया, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को ले करके आपने अरेस्ट वारंट निकाला और अरेस्ट करवा दिया, कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने जलाया, आप उसके बारे में आपने क्या कहा? उन पे आपने एफआईआर किया? आपने नहीं किया। आपने उस वक्त ये कहा है कि बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आपका जो ये तो दोहरा बोल हुआ ना। आप कुछ मामले में फ्रीडम, बोलने की आज़ादी देते हैं, कुछ लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं देते हैं। तो वो कुछ लोग कौन होंगे जिनको बोलने की आज़ादी मिलेगी और कुछ लोग कौन नहीं होंगे? ये कौन डिसाइड करेगा? अभी ये भी तय नहीं हुआ था कि जिसको फाउंटेन बताया जा रहा था और कथित तौर पर शिवलिंग भी बताया जा रहा था, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा कदम कैसे मानते हैं? मैं फिर से दोहराता हूँ, ये मुद्दा था? क्या मुद्दा ये नहीं था कि लाखों लोग कोरोना से मरे और हेल्थ मिनिस्टर ये आके कहता है कि कोरोना से हमारे पास डेथ का एक भी नंबर नहीं है, एक आदमी कोरोना से मरा? क्या ये मुद्दा नहीं था? सवाल ये है कि ये मुद्दा क्यों है? मेरा सवाल कुछ और है, ये मुद्दा क्यों बना? जनता के मुद्दे कौन से हैं? अरे भैया, आप चांद से पानी ला रहे हैं, मालूम है पानी का इतना क्राइसिस हो रखा है। 2:30 बजे घर के झुग्गी बस्तियों की महिलाएं 2:30 बजे पानी के टैंकर का इंतजार करती हैं, और उस दौरान भी पानी का टैंकर आता है, उनको पानी नहीं मिल पाता है। ये मुद्दा है। आप चांद से पानी लाने जा रहे हैं, आप गरीब बस्तियों में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है। गटर में 100 रुपये के लिए आदमी जान दे रहा है। आप टेक्नोलॉजी का विकास का और तरह तरह की तकनीकें आ गई हैं, चांद पे जा रहे हैं, आप लोग मंगल पे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास गटर साफ करवाने के लिए मशीन नहीं है, और उसमें 100 रुपये में कोई आदमी इतने सस्ते में जान दे रहा। क्या ये मुद्दा नहीं है? अभी मुंडका में आग लगी फैक्ट्री में, आपने उसका कितना मीडिया ने उसको अटेंशन दिया? मीडिया अटेंशन किसको दे रहा है? 30 मजदूर मर गए, बहुत लोगों का मालूम नहीं है कि वो जिंदा भी है कि नहीं है। क्या ये मुद्दा था कि नहीं था? तो मुद्दे तो बनाए जा रहे हैं, जो मुद्दे असली मुद्दों को भटका दें। बीजेपी आरएसएस वो मुद्दे खड़ा कर रही है, और जाहिर सी बात है जब इनके पास मीडिया है, मीडिया का पूरा इनके पास गढ़ बना रखा है इन्होंने, सारे मीडिया हाउसेस इनके हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें एक तरह के मुद्दे को प्रोमिनेंस में लाना उनके लिए बहुत आसान है। और इसके साथ ही अगर हम एक जो दूसरी बात है जो लगातार छुपाए जाने की कोशिश की जाती है, इस देश को जो पूंजीपति हैं एक्चुअली उनको हम छोड़ देते हैं। ये जो धर्म की राजनीति और जो
जाति की जो राजनीति करके धर्म के अलग अलग धर्मों के बीच में जो गरीब अमीर का जो अंतर है, जो उस अंतर को नहीं आने दिया जाता। कहने को तो अडानी भी हिंदू हैं, अडानी के फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर भी हिंदू हैं, तो क्या अडानी अपने फैक्ट्री में काम करने वाले हिंदू मजदूरों का शोषण छोड़ देते हैं? है तो दोनों ही हिंदू। तो ये जो अंतर है अमीर गरीब अमीर हिंदू और गरीब हिंदू का, ये अंतर ना आए, ये पूंजीपतियों के भी फायदे में है और आरएसएस बीजेपी के भी फायदे में है। बीजेपी के फायदे में इस तौर पे है कि ये अगर खाली हम हिंदू हिंदू करेंगे पर्दे के पीछे से, तो जो बाकी गरीब हिंदुओं को दिक्कत हो रही है ये सामने नहीं आएगा, और उसके पीछे से जो पूंजीपति हैं वो अपना लगातार मुनाफा बनाते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलते रहे, उनके व्यापक फायदे में है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।